तो हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज हम लोग का ये 5वां लेक्चर है। आज हम लोग महामैराथन क्लास का 5th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हमारा जो चैप्टर होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, फिर बीच में हम लोग बातचीत करते रहेंगे। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? यहाँ पे मूल के जगह याद रखना शून्यक भी लिखा जा सकता है कि मूल ज्ञात करें अथवा या शून्य ज्ञात करें, दोनों एक ही चीज है। तो किस विधि से? गुणनखंड विधि से। आपको याद होगा हम इससे पहले भी बहुपद पढ़े थे एक चैप्टर, वहां भी हम लोगों ने शून्यक निकाला था। सेम प्रोसेस है। और एक चीज है, समीकरण और बहुपद में क्या अंतर होता है? समीकरण इक्वल टू 0 होता है और बहुपद में इक्वल टू 0 नहीं होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप सबको पता है जब हम गुणनखंड विधि से इसका हल करना सिखाए थे, सब बच्चों को याद होगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। आपको याद होगा कि हम इससे पहले ए बी सी का क्या करते हैं? निकालते हैं कि ए बी सी। ए का मतलब होता है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणक है, एक्स स्क्वायर का गुणक को क्या कहेंगे? ए कहेंगे। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आपको पता है सर जब कुछ भी गुना में नहीं हो तो 1 होता है। और x का गुणक जो दिख रहा है कि सर 3 है, लेकिन हमेशा याद रखना अगर माइनस का साइन है तो माइनस के साथ बोलना है। और c वो वाला फैक्टर होता है जिसके साथ x नहीं होता है, अर्थात ये -10 है। तो आपको हमने यहाँ पे एक चीज सिखाई थी कि जब भी गुणनखंड विधि से हल करना हो तो 2-3 काम ऐसा है जो हमें रफ में करना होगा। ये लिखने के बाद आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल a को c से गुना करेंगे बिना निगेटिव साइन लिए, बिना निगेटिव साइन लिए। तो ठीक है, तो a का वैल्यू कितना है? 1। c का वैल्यू कितना है? निगेटिव हटा देंगे तो 10। तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा सर? 10 हो जाएगा। अब दूसरा जो हमको रफ में करने वाली चीज होती है, जो 10 आया इसका प्रोडक्ट जो भी आया उसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? तो आपको दिख रहा है सर 10 का फैक्टर करेंगे 2 से तो 5 आएगा और 5 से 5 का फैक्टर करेंगे। अब इन्हीं फैक्टरों को दो ऐसा पार्ट बनाना होता है गुना करके जिसके जोड़ने या घटाने पर अभी 3 सोचो, मिडिल टर्म फैक्ट मतलब मध्य पद को विभक्त करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो 3 क्या आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। बोलोगे सर ये 5 और 1 को गुना करके एक साथ रख लीजिए, 5 हो जाएगा और बच जाएगा इधर 2। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब देखना है कि आपको -3 चाहिए। क्या चाहिए? तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला है मतलब 5 जो है वो माइनस कर देंगे और जो छोटा वाला होगा उसको प्लस कर देंगे, तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। -5x प्लस 2x। अगर प्लस में लाना होता तो +5x माइनस 2x, तो आ गया -3x। तो यही काम आपको यहां पे करना होगा। देखो ये फैक्टर थोड़ा सा, तो अब -3x नहीं लिखेंगे, उसके जगह क्या लिखेंगे हम लोग? ये दोनों फैक्टर क्या लिखेंगे? -5 लिखेंगे और +2 लिखेंगे तो हमारा 3 आएगा x के साथ। तो यहां पे क्या लिखना होगा? -5x प्लस 2x। अब बचा जो लास्ट टर्म है -10, उसको एज इट इज लिख लेना इक्वल टू 0। इसी फैक्टर को करने में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन अब अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो 100% श्योर है कि होना ही होना है। तो अब दूसरा फैक्टर कर लिए, मिडिल टर्म का फैक्टर कर लिया। अब दूसरा जो स्टेप होता है हमारा कॉमन का स्टेप होता है कि ये दोनों में से कॉमन कुछ होगा और फिर ये दोनों में से कुछ कॉमन होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में नंबर तो दोनों के पास है नहीं, एक के पास कुछ नहीं, एक के पास 5 है, तो वो तो कॉमन नहीं है। लेकिन x ध्यान से देखो दोनों के पास है, तो एक हम क्या कर सकते हैं, इससे x कॉमन कर सकते हैं। इस एक स्क्वायर में एक कॉमन हो गया तो एक बच जाएगा x। बीच में कौन सा चिन्ह है? माइनस का। और यहां से अगर आप x हटा लो, क्या हटा लो? तो आप x कॉमन ले लीजिए, जो बचा हुआ पार्ट है रिमेनिंग वो रह जाएगा। तो यहां क्या बच जाएगा? -5। क्या बच जाएगा बाबू? -5। हाँ या ना? अब ये दोनों देखो, यहां प्लस है तो प्लस लिखना है। अब यहां अगर माइनस है तो माइनस लिखते, प्लस है तो प्लस लिखना है। अब फिर ये दोनों में कॉमन देखो, सर यहां x है, इसके पास तो है नहीं, इसका मतलब यहां x कॉमन नहीं है। लेकिन यहां 2 है और 10 है, क्या 10 के अंदर 2 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। हम जानते हैं 10 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 5, मतलब 10 का फैक्टर के अंदर भी 2 है और इसके पास भी 2 है, तो 2 यहां से कॉमन हो जाएगा, तो इसका फैक्टर में x बच जाएगा। और यहां देखिए 10 का फैक्टर में 2 कॉमन हो गया, तो सिर्फ क्या बचेगा? 5। और जी बीच में जो साइन माइनस है तो माइनस लिखा गया है,
प्लस है तो प्लस लिखा गया। लेकिन एक बात याद रखना, अगर यहां पे माइनस आ जाता तो फिर अंदर का साइन चेंज हो जाता। अगर यहां पे प्लस दिया हुआ है तो अंदर का साइन में किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, और हमेशा याद रखना कि जब भी फैक्टर करोगे तो ये दोनों टर्म जो होगा बिल्कुल एज इट इज सेम होगा। अगर सेम आया है तो समझना कि तुम्हारा सही है, अगर इन दोनों में प्लस माइनस का भी अंतर आ जाएगा तो इसका मतलब आप गलत हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको और इसको, मतलब जो बाहर वाला दोनों है उसको एक साथ लिख के ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, और इन दोनों में से किसी एक को लिखेंगे x माइनस 5 इक्वल 0। अब बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करेंगे। पहले x प्लस 2 को बराबर 0, फिर x माइनस 5 को बराबर 0। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। प्लस 2 है, इधर आएगा तो क्या होगा, x इक्वल माइनस 2, तो एक शून्य की आ गया माइनस 2। अब उसी तरह दूसरे टर्म को भी 0 के बराबर करना है कि x माइनस 5 इक्वल 0, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस 5 है, इधर आके प्लस 5 हो जाएगा। तो आपके दो शून्य का आ जाएंगे, एक माइनस 2 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ये गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग शून्य ज्ञात कर लिए। और द्विघात समीकरण है तो दो शून्यक होगा, तो ये हमारा अल्फा और ये हमारा बीटा, मतलब ये तुम्हारा हो गया आंसर। समझ में आया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं जो बाद में समझ में आपको इजी आएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट वाला। अब इसमें बच्चा घबरा जाता है, सर क्या करना है, कैसे करना है। आप कई बार इस क्वेश्चन को बनाए होंगे लेकिन कभी कभार आपके पल्ले नहीं पड़। बहुत ही सिंपल है, हमारे पास वही तरीका है। सबसे पहले आप ABC फाइंड कर लो, हल लिखो, हल लिख लेना है। समीकरण अगर उतारना है तो एक बार उतार सकते हैं आप। प्रश्न जब आप सॉल्व कर रहे तो बुक के अंदर, तो आप अपनी कॉपी में जब एग्जाम में जाओगे तो फर्स्ट टर्म में आपको क्वेश्चन उतारना है। हमने ये उतार दिया। अब सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि ABC को ढूंढना होगा, A, B और C। आपको पता है एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना होगा वो हमारा A होगा, तो A का वैल्यू कितना है भैया, √2। और x के साथ जो भी नंबर होगा वो हमारा B होगा, और जिसके साथ x नहीं है वो हमारा C होगा। आप सबको पता है। तो हम पहले क्या करेंगे, ABC को लिख लेंगे। अब दो काम हमको करना होगा जो कि रफ में करना होगा, हाँ या ना। तो सबसे पहला काम आपको हमने सिखाया कि देखो भाई, A को C से गुना करना है, A को C से गुना करना है। क्या करना है, A को C से गुना करना। बोलो सर A तो √2 है, बहुत अच्छा, और C जो है सर वो 5√2 है, वेरी गुड। आप सब बच्चों को पता होगा कि रूट वाला रूट से गुना होता है। क्या होता है, रूट वाला रूट से गुना होता है। तो 5 तो अकेला वो रह जाएगा, लेकिन ये दोनों देखो, 2 दूनी 4, ये रूट के अंदर गुना हो जाएगा। और आप सबको पता है सर 4 का वर्गमूल 2 होता है, अर्थात 5 गुना 2 आया, तो आपको A गुना C कितना आ गया, 10 आ गया। अब आप 10 का फैक्टर करोगे, दूसरा टर्म हमने आपको बताया कि इसका गुणनखंड करोगे। गुणनखंड करोगे तो 2 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। मतलब 10 का गुणनखंड में 2 और 5 है। अब हम देखेंगे मिडिल टर्म में कितना है, 7 है, हमको 7 लाना है। अब 2 ही पार्ट है और उससे 7 नहीं बनेगा क्या, तो +5 +2 या +2 +5, दोनों को प्लस करेंगे, +2 +5 कितना हो जाएगा, +7। 7 लाना है। अब यही ठो आपको लिखना है, +5 पहले भी लिख सकते हैं, +2 पहले लिख सकते हैं, जिसको आप अच्छा लगे उसको आप लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पे पहला टर्म को लिखेंगे जैसा है वैसे, √2x² प्लस। अब यहां पे आप क्या लिखोगे, 7x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे सर, 5x + 2x, 5x + 2x, 7x हो गया कि नहीं। अब C वाला टर्म जैसा है वैसे उतार देंगे। यही ठो टर्म्स को करने में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन भाई उतना भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओ। अब इस रूट वाले में कॉमन भी बच्चों को दिक्कत होती है, तो थोड़ा सा देख लो। अगर तुम थोड़ा सा भी मैथ्स जानते हो, थोड़ा सा भी मान लो, तो तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान है भाई। मैथ्स सबसे आसान सब्जेक्टों में से एक है। अब इन दोनों में देखिए सर, यहां पे तो रूट वाला है, यहां पे 2 है, और 5 में तो 2 कहीं से भी नजर नहीं। 5 का फैक्टर में 2 होगा, कभी नहीं होगा, तो इसका मतलब कोई नंबर कॉमन नहीं है। लेकिन x को ध्यान से देखोगे तो यहां भी x है, यहां भी x है, तो x कॉमन ले सकते हैं। तो क्या कॉमन हो जाएगा बाबू, एक x कॉमन हो जाएगा, तो इसका क्या बच जाएगा, √2। और x² मतलब कि 2x था, एक बाहर हो गया, तो एक तो इसके पास रह जाएगा। बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस। अब यहां से तो x निकाल दिए तुम, तो बचा इसका सिर्फ क्या,
5, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 5। अब यहाँ देखेंगे प्लस है, प्लस लिख दिए। अब भैया यहाँ से यहाँ समझना होगा कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है कि नहीं है? नहीं है, बिल्कुल। यहाँ पे √2 है, इसमें √2 है नहीं। लेकिन एक बात तुम समझो कि सर एक बात बताइए, आप 2 को क्या लिख सकते हैं? √4। अभी यहां जैसे आपने पढ़ा कि सर 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं? √4। और आप अभी बोले सर √4 को आप क्या लिख सकते हैं? √2 गुना √2। अर्थात 2 को हम रूट में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? √2 गुना √2। तो मतलब 2 के जगह लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे सर? √2 गुना √2। अब तुम देखो इसके पास भी √2 है और इसके पास भी √2 है, इसका मतलब √2 क्या हो गया? कॉमन हो गया। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो √2 कॉमन कर लिए। अब तुम बताओ, एक √2 गुना था, एक √2 कॉमन कर लिया तो एक तो बचेगा ही ना बचेगा, तो क्या बच जाएगा तुम्हारे पास? तुम्हारे पास बच जाएगा √2 और इसके साथ है x प्लस। अब ध्यान से देखना, यहां से तो रूट निकाल ही लिया तुम, तो बचा सिर्फ क्या? 5, तो यहां पे आ जाएगा आपका 5। अब ध्यान से देखिए, अब ये दोनों फैक्टर क्या सेम है या नहीं है? बिल्कुल है, इसका मतलब हमारा गुणनखंड बिल्कुल सही हुआ है। क्लियर है? अब ये वाला और ये वाला एक साथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर? x प्लस √2 एक जगह लिखा जाएगा और ये दोनों में से कोई वन टर्म्स को हम लोग लिखेंगे √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से इसको भी 0 के बराबर करेंगे और इसको भी 0 के बराबर करेंगे, तो पहला क्या होगा? x प्लस √2 बराबर 0। प्लस √2 है, इधर लाइएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा -√2। उसी प्रकार इसको भी आपको क्या करना होगा कि इसको भी 0 के बराबर करना होगा। यहां से तो बड़ा पहले +5 है, इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा बाबू? -5। क्या हो जाएगा? बराबर के इधर आने से साइन, ये गुना में है रूट, इधर आएगा सर क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। इस तरह से आपका 2 मूल या 2 शून्य आ गया, एक हो गया -√2 और एक हो गया -5/√2। ये तुम्हारा हो गया आंसर। तो ये रूट वाला क्वेश्चन में बच्चे बहुत फंसता है, लेकिन बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा कुछ तोप नहीं है कि आप नहीं बना पाइएगा। मुझे लगता है कि बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, है ना? तो यहाँ पे एक फैक्टर समझ में ये आया कि सर अगर किसी संख्या को रूट में लिखना है तो मतलब उसको 2 टाइम्स रूट में लिखेंगे तो वो संख्या के बराबर होता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग भाषा वाला क्वेश्चन देखते हैं, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। और यह क्वेश्चन जो है बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ऐसे भी हम जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं आप सबको पता है कि ये सारे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। ओके, तो चलिए ये प्रश्न, लेकिन मैं जो मेरे अनुसार या जो एग्जाम्स में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग कहा जाए तो ये प्रश्न वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। भाषा वाला क्वेश्चन में बच्चा फंसता है, लेकिन भाषा बहुत आसान है। देखो मेरे साथ सीखो, तुम अगर मेरे साथ सीखोगे ना, सच कहता हूं भाषा वाला क्वेश्चन सबसे इजी होता है कि नहीं? चलो ध्यान से देखो, क्या कहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, देख सबसे पहली बात समझ जा कि सर समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, तो हम एक छोटा सा हल करने के लिए एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ कर लेंगे, जिससे हमारा कहानी जो है, हमारी जो कहानी है वो सिंपल हो जाएगा। आप सबको पता है कि सर समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, हाँ या ना? मतलब ये हमारा समकोण त्रिभुज है। और आप सबको पता है समकोण त्रिभुज में जो सबसे नीचे वाली भुजा होती है उसको आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये जो सीधा वाला है उसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं, हाँ या ना? और ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अब इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। बोला एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, मतलब ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कौन कम है? ऊंचाई कम है। आधार पता है क्या? नहीं पता। अगर आधार पता चल जाए तो ऊंचाई भी पता चल जाएगा, उसमें 7 घटा देंगे। और बोला यदि कर्ण 13 cm का हो तो अन्य 2 भुजा, मतलब आधार और ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, लेकिन आधार हमको पता ही नहीं है। क्या है? पता है ऊंचाई जो है इसका आधार, तो हमको आधार बिल्कुल नहीं पता है, तो हम आधार को लेट कर लेंगे। तो क्या मानेंगे बाबू बताओ? माना कि आधार हम लेट करते हैं, तो आप सबको पता है कि जब हम लोग लेट करते हैं तो कोई कांस्टेंट
मतलब वेरिएबल टर्म लेट करते हैं। मान लीजिए कि आधार हमारा x सेंटीमीटर है, क्योंकि सारा लेंथ सेंटीमीटर में है तो हमको भी लेट किस में करना है, सेंटीमीटर में करना है। अब ऊंचाई क्या होगा, अब ध्यान से समझिएगा सर, ऊंचाई क्या होगा। ऊंचाई के बारे में इन्होंने एक हिंट दे रखा है कि ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है, ऊंचाई आधार से 7 कम है। तो आधार कितना है बाबू, x। अगर इसी में 7 घटा दें तो क्या आ जाएगा, ऊंचाई। हाँ या ना, क्या बोला, आधार ऊंचाई से 7 कम है। क्या जी, ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है, तो आधार में 7 घटा दिए तो ऊंचाई आ गया। और कर्ण ऑलरेडी दिया हुआ है, बोला कर्ण तो हम दे रखे हैं बाबू, कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर का है। हाँ या ना, तो तीनों चीज पता चल गया। अब आप बचपन से जानते हो कि इन तीनों भुजाओं के बीच एक संबंध है जिसको पाइथागोरस ने दिया था। पाइथागोरस ने क्या कहा था कि कर्ण का जो वर्ग होगा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि आधार का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, आधार का वर्ग, हिंदी पढ़ रहे हैं तो वर्ग, प्लस ऊंचाई का वर्ग, किसका वर्ग, ऊंचाई का वर्ग, ये दोनों का वर्ग जो होगा वो बराबर होगा कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। किसके अनुसार, पाइथागोरस के अनुसार। समझे, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, या आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, दोनों एक ही चीज है, कोई गलत नहीं है। तो आप सारा वैल्यू पुट करिए, आधार क्या है, x है, तो x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ऊंचाई कितना है x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर, कर्ण कितना है बाबू 13, तो 13 का स्क्वायर। समझ में आई बात, बिल्कुल समझ में आ रही भाषा। अब इसको हल करना है, फिर वही a गुना c करना होगा। तो भैया देखो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी होगा, और यहां पे आपको एक फार्मूला दिख रहा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सब बच्चा पढ़े हो सर, a का स्क्वायर तो मतलब x का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब x है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, माइनस 2a और b, अब बराबर 13 का स्क्वायर कितना भैया 169। हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। तो यहां क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब 7 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 49, 7 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 49, और 2 को 7x से गुना करेंगे तो कितना x हो जाएगा 14x, अब बराबर कितना है 169। चूंकि हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो सारा नंबर को इधर लाना होगा और इस साइड में हमको जीरो करना होगा। हाँ या ना, तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 2 बार है, जोड़ दीजिए, क्या कर लीजिए बाबू, जोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ोगे 2x स्क्वायर। हाँ या ना, प्लस 49 माइनस 14x है। अब आप 169 इस साइड में है बराबर के, उसको उधर ले जाएंगे तो प्लस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इधर कुछ नहीं बचा, बराबर जीरो, क्योंकि हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं इसलिए एक तरफ हमको जीरो लाना होगा, सारे नंबर्स को एक तरफ ले जाना होगा। अब आप ध्यान से पढ़िएगा तो आप क्या देखेंगे कि सर 14x पहले लिख लीजिए क्योंकि x स्क्वायर के बाद x टर्म लिखा जाएगा। अब 169 माइनस में है, 49 प्लस में। जब भी बाबू एक माइनस में हो एक प्लस में हो तो घटा की क्रिया होती है, लेकिन बड़ा में छोटा घटाते हैं और चिन्ह बड़ा का लिखा जाएगा। तो बड़ा 169 है, 169 के आगे माइनस है तो माइनस का चिन्ह लिखेंगे। अब 169 में 49 घटा दीजिए, 9 में 9 घटा 0, 6 में 4 घटा 2 और 1 बच गया, अर्थात माइनस 120 इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण आ गया। अब यहां से फिर वही प्रोसेस करना होगा। कौन सा प्रोसेस, a गुना c। पहले तो a b c निकाल लीजिए। तो बोलोगे सर आप ही तो पढ़ाए हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना रहेगा a, x के साथ जो रहेगा वो b, और जिसके साथ x नहीं रहेगा वह c, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस 120। हाँ या ना, तो अब रफ में फिर से वही प्रोसेस करना होगा कि सर पहला काम बताए थे a को c से गुना करेंगे, तो 2 को हम लोग 120 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, 12 दूना 24, 240। दूसरा काम बोलोगे सर आप ही तो बताए हैं कि दूसरा काम में इसका गुणनखंड करना है, तो भैया 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। फिर से 2 से भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा बाबू 60 आ जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा बाबू
30 आ जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। फिर 3 से भाग लगाएंगे, 5 आ जाएगा। समझा कि नहीं? अब तुम बताओ, अब इसको गुना करके दो ऐसा जोड़ा बनाओ जिसके जोड़ने या घटाने पर मिडिल टर्म अर्थात 14, पहले 14 लाओ, बाद में हम -14 सोच लेंगे, है कि नहीं? तो सबसे पहले देखो कैसे 14 आएगा, आप बताओ, कुछ आप अपना कैलकुलेशन करके बताओ। मेरे हिसाब से तो हो गया। इसमें ऐसा नहीं कि एक तरफ से सबको ले लेना है, जो जो आपको पॉसिबिलिटीज होता है वो लो। जैसे मैं क्या करता, मैं इसको नहीं लेता, मैं 2 को 2 से गुना करूंगा, 4 को 2 से गुना करूंगा, 8 को 3 से गुना करूंगा, कितना हो गया? 24। हुआ नहीं हुआ? अब बच गया हमारे पास 5 और 2, और 5 और 2 को गुना करोगे तो कितना होगा? 10। और तुम सबको पता है कि 24 में से 10 घटाओगे तो 14 आया। लेकिन अब यहां सवाल है कि सर -14 चाहिए, तो आपको पता है अगर माइनस में चाहिए तो बड़ा वाला माइनस और छोटा वाला प्लस कर देंगे, मतलब -24x प्लस 10x करेंगे तो -14। अब यही तो चीज वहां लिखना है। समझ में आ रही है ना बात? चलिए, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड। तो आप लोग क्या करिएगा, फर्स्ट टर्म को उतार लीजिएगा। अब -14 की जगह ये लिखना होगा हमको कि सर -24x और प्लस 10x, ओके। अब -120 इक्वल टू 0, हाँ है ना? एक आपको बहुत ही शानदार ट्रिक बताते हैं ना। चलो, इन दोनों में पहले देखो, 2 यहां भी है और 24 में भी 2 है, क्योंकि 12 को 2 से गुना करने पे 24 होता है, मतलब 24 के अंदर 2 फैक्टर है। तो 2 और x दोनों से कॉमन हो जाएगा, तो बच जाएगा यहां पे क्या? x, और 24 से 2 कॉमन फैक्टर चला जाएगा तो 12 बच गया। प्लस, अब तुम ध्यान देना कि यहां पे x है तो इसका भी टर्म में ये x ही आएगा, तो एक्स्ट्रा क्या चीज हो रहा है? 10। आप 10 कॉमन कर लीजिए, यहां पे 10 कॉमन कर लीजिए और यही सेम चीज लिख दीजिए, तो x - 12। ये नॉर्मली आप सोच रहे होंगे सर 10 कॉमन किए तो 10 बाहर, और 120 में तो 12 गुना 10 होता है, तो 10 निकल गया तो 12 बच गया, है कि नहीं? एक ये भी तरीका है। अब आपको पता है कि ये दोनों टर्म्स को एक साथ लिखा जाता है, 2x + 10 को एक साथ लिखेंगे और x - 12 को एक साथ लिखेंगे। अब दोनों को बारी बारी से 0 करना होगा, तभी हमारा क्या निकलेगा? शून्यक निकलेगा। तो 2x = 10, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? -10। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -10 बटा 2, दुक्का 2 पढ़े हो, 2 पंचे 10, तो x जो है तुम्हारा है वो -5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -5, ठीक है। अब उसी प्रकार से आप इसको हल करेंगे, सर x - 12 बराबर 0, x बराबर 12, तो आपका 2 शून्यक आया, एक आया -5 और एक आया 12। अब एक बात बताओ, आपको तो आधार निकालना है, तो आधार कौन सा होगा? हमेशा मेरे भाई याद रखना, किसी भी चीज की लंबाई कभी माइनस में नहीं होती है ना, तो प्लस में होती है। इसका मतलब हमारा आधार जो है माइनस वाला तो हो नहीं सकता, क्योंकि किसी की लंबाई कभी माइनस में नहीं होगी, तो प्लस में होगा, तो इसका मतलब आधार हमारा क्या हो गया? 12। तो हम यहां लिखेंगे, सर देखो आधार हम x माने थे और आपको पता है x का 2 निकला है, लेकिन हम जानते हैं कि आधार हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हमारा आधार हो गया 12 सेंटीमीटर। तो अब ऊंचाई निकालने का है, तो ऊंचाई को आप सबको पता है, हम उधर ही माने थे कि ऊंचाई कितना है? आधार से 7 कम। आधार कितना है? 12 है, x का मान 12 है, सॉरी 12 है, इसमें 7 घटा दीजिए, तो आपका ऊंचाई कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर, और आधार कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि अब इससे ज्यादा आसान तरीके से आपको क्या बताया जा सके, ये सबसे आसान तरीका है और बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, है ना? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं, फिर अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अब इन प्रश्नों को हम लोग एक दूसरे तरीके से हल करेंगे, वो तो हम लोग गुणनखंड विधि से हल कर रहे थे। अब इन समीकरणों का मूल हम लोग द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके करेंगे। कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे? द्विघाती सूत्र। कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे? द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र में 2 चीजें याद रखनी है, एक d का फॉर्मूला, d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। d को बोलते हैं यहां पे विवेचक, क्या बोलेंगे बाबू? विवेचक या विविक्त कर, विवेचक, या इसी को बोला जाता है विविक्त कर, विविक्त कर, ठीक है। तो BAC4 ABC तो तुम पहले से जानते हो, ABC वही ABC है। और दूसरा एक फार्मूला होता है, याद रखना है कि अगर हमको गुणनखंड विधि से नहीं आता है तो हमारे पास एक फार्मूला है, क्या नाम है? द्विघाती सूत्र। क्या नाम है भाई डियर? द्विघाती सूत्र।
तब ऐसी सिचुएशन में हम लोग द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखिएगा द्विघाती सूत्र क्या होगा, अगर समीकरण में x है तो x बराबर, y है तो y बराबर, क्या फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a, क्या फॉर्मूला है। और d के जगह आप d का फॉर्मूला जो हम लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो भी लिखा जा सकता है। क्लियर है। तो इस फॉर्मूले के तहत हम लोग सॉल्व करेंगे। इस फॉर्मूले को बोलते हैं द्विघाती सूत्र। क्या बोलते हैं भैया, तो द्विघात समीकरण को दो तरीके से हल करना सीखे। एक तो गुणनखंड विधि था जो पहले सीखे, अब आया है द्विघात बहु समीकरण, मतलब द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। तो चलिए स्टार्ट करते। यहां पे आप ध्यान से देखोगे तो ये द्विघात समीकरण तो है ही नहीं, पहले तो बनाना होगा। तो चलिए पहले हल करते हैं हम लोग। तो हल में स्टार्ट करते हैं। हल में स्टार्ट करेंगे तो क्या समीकरण है कि सर x माइनस 1/x इक्वल टू 3। अच्छा एक बात तुम लोग सोच रहा होगा, सर यहाँ एक चीज का है लिख दिया है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। बेटा अगर x इज इक्वल टू 0 हो गया ना तो इन्फिनिटी होगा, अनंत हो जाएगा, तो फिर उसका द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। इसलिए लिखा है, कंडीशन है कि x का मान सब कुछ हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। क्लियर। चलो तो अब तुमको पता है भिन्न का जोड़ बचपन से पढ़े हो कि जिसके नीचे नहीं होता है उससे गुना हो जाता है। तो x को x से गुना करेंगे, x स्क्वायर बीच में, और जिसके नीचे है उससे गुना नहीं था, -1 बटे x बराबर कितना हो गया, 3। कितना हो गया बाबू, 3। अब तुमको पता है x इधर भाग में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो तुम्हारा जो समीकरण होगा वो x स्क्वायर -1 और 3 को x से गुना करेंगे 3x। हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या करो, ये अब सबको पता है कि जब द्विघात समीकरण होगा तो एक तरफ 0 करना होगा, हाँ या ना। तो आप क्या करो, ये 3x को इधर ले आओ, तो x स्क्वायर ये प्लस 3x इधर आएगा तो -3x, और बच गया क्या, -1 इक्वल टू 0। अब ये तुम्हारा बन गया द्विघात समीकरण। क्या बन गया। अब आपको ए बी सी निकालना है, फिर डी निकालना है। तो बताइए भाई मेरे, ए का वैल्यू कितना हुआ, कुछ नहीं है तो 1, बी का दिख रहा है सर -3, सी का दिख रहा है सर -1, हाँ या ना। अब निकालेंगे डी। तो डी का फॉर्मूला आपको पता है, डी का नाम है विवेचक। डी का मान, डी को क्या बोलेंगे, विवेचक। डी को क्या बोलेंगे, ये इक्वल है भाई, क्या है ये इक्वल टू है, ठीक है। चलो तो डी इक्वल टू, तो डी का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर -4ac, हाँ या ना। तो आप वैल्यू पुट करिए। तो भैया आप बोलोगे सर आप ही तो निकालें, बी का मान -3 है तो -3 का स्क्वायर, -4, ए का मान क्या है, 1 है तो गुना होगा 1, और सी का मान कितना है, -1 तो गुना -1। तो आप सबको पता है जब भी माइनस पे स्क्वायर होता है तो प्लस बना देता है। तो 3 का स्क्वायर कितना, 9, हाँ है ना। और यहां देखिए यहां भी 2 माइनस है, गुना हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस, 4 को 1 से गुना करेंगे 4। अब इसको आप जोड़िएगा तो 9 और 4 कितना होगा, 13। डी आ गया। अब आपको हल करना है। हल करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है सर, द्विघाती सूत्र लगाना है। कौन सा लगाना है, द्विघाती सूत्र लगाना है। तो द्विघाती सूत्र की अगर बात करें, x बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ा है, -b प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। क्या फॉर्मूला याद रखना है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2। अब माइनस पहले से है b के आगे, और फिर b का वैल्यू किस में है, माइनस में है। तो एक माइनस फार्मूला का है, फिर b माइनस में है, तो याद रखिएगा ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी का वैल्यू कितना है 13, तो यहां डी के जगह लिख दिया 13 बटे 2a। तो 2 गुना a करेंगे, a का वैल्यू 1 है तो 1 लिखेंगे। तो 2 बार माइनस को माइनस से गुना करिएगा, प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस। अब 13 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा भैया, निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो उसको वैसे लिखेंगे कि सर रूट 13 निकलता तो निकालते, फिर हल करना होता, बटे 2। तो एक बार प्लस वाला आंसर होगा, एक बार माइनस, क्योंकि अब इसके साथ ये न जुड़ सकता है न घट सकता है। तो जैसा है तो एक बार प्लस वाला आंसर, एक बार माइनस वाला आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर 3 प्लस रूट 3/2, एक ये आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा,
3 माइनस √3/2, मतलब एक प्लस बार एक बार लेना है और एक बार माइनस लेना है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कितना आसान है ना। तो आप अगर मान लो गुणनखंड विधि में दिक्कत आ रही, नहीं बुझा रहा है, तो आप वहां पर भी द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। तो अगर कोई विधि नहीं मेंशन किया हुआ है तो इसका मतलब है आप किसी भी तरीके से बनाएंगे वो सही होगा। समझ में आए भाई? वेरी गुड। चलिए आगे एक और प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, फिर से भाषा वाला प्रश्न। और यहां पे इधर से जितना भी प्रश्न होगा ना, हम सब उसको किस आधार पर बनाने का कोशिश करेंगे? द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये भी प्रश्न लिख लो। ऐसे हम जितना भी प्रश्न लिखा रहे हैं वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसा है जो उस सब मतलब ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो उसको मैंने अलग से वी करके लिख दिया, तो आप लोग समझ जाना, ठीक है। तो चलिए आइए, ये प्रश्न देखो कितना जबरदस्त प्रश्न है। क्या है? बोला 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का अंकों का योग 1/3। यहाँ लिखने में गलती हुआ है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु और का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3। पश्चात आयु के, यहां पे क्या होगा? आयु के व्युत्क्रम का योग है ना, व्युत्क्रम के अंकों का योग 1/3। तो बोला बताओ रहमान की आयु क्या है? तो भैया रहमान का आयु पता है, और आपको आयु वाला क्वेश्चन कितना सारा कराएं। तो एक बात सिखाए कि जब भी आयु वाला प्रश्न करोगे तो किसी का आयु को हम वर्तमान आयु को मानते हैं, तो बस वही कहानी यहां पे करेंगे। बोलिए सर वर्तमान आयु मान लीजिए, किसका? बोलो सर रहमान है यहाँ पे, रहमान का। तो माना कि रहमान की वर्तमान आयु, माना कि रहमान की वर्तमान आयु, कैसी आयु? माना कि रहमान की वर्तमान आयु जो है वो x वर्ष है। कितना वर्ष है बाबू? रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। वर्षों में अगर बात करें तो x वर्ष है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब वो बताओ तुम, बोला 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। अब बताइए, आप सब बताइए मुझे कि 3 वर्ष पहले रहमान की आयु कितनी होगी? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी होगी? आप सब बता दो मुझे भाई। तो मैंने कहा था अगर कोई व्यक्ति आपसे पूर्व का आयु पूछता है तो वर्तमान आयु में जितना पूर्व का पूछता है उतना उसमें घटा देते हैं, है कि नहीं? तो अगर वर्तमान में रहमान का x है तो 3 वर्ष पूर्व जो है उसकी आयु थी x घटा 3, है ना। और अगर आपको पश्चात पूछे, बाद पूछे, तो वर्तमान आयु में जोड़ देते हैं। तो यहां फिर से बोला कि 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। आप सबको पता है पश्चात की बात होगी तो मतलब वर्तमान में जुड़ेगा, तो पश्चात आयु हो जाएगा x + 5। बात समझ में आया? अगर पूर्व बोलेगा तो घटाना है, पश्चात बोलेगा तो जोड़ना होगा। क्या करना होगा? जोड़ना होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब प्रश्न में क्या कह रहा है ध्यान से देखना है। यहां पे लिखा है प्रश्न से, क्या लिखना है बाबू? प्रश्न से। प्रश्न से बोला कि 3 वर्ष आयु पूर्व के आयु का व्युत्क्रम। एक बात समझ जाओ, ये व्युत्क्रम क्या चीज होता है? अगर कोई बोले कि बेटा 2/3 है, इसका व्युत्क्रम बताओ। व्युत्क्रम मतलब होता है कि उसको उल्टा दीजिए। क्या कर दीजिए? तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 3/2, है कि नहीं? उसी तरह कोई बोले कि x है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? भैया नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो व्युत्क्रम करेंगे तो 1 ऊपर x नीचे। बात समझ में आई? तो व्युत्क्रम मतलब उसको उल्टा दीजिए। तो x - 3 का व्युत्क्रम बोलेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रम की बात कर रहा है तो x - 3 नीचे आ जाएगा, हाँ या ना। उसी तरह x + 5 का व्युत्क्रम करेंगे तो वो नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, ऊपर चला जाएगा 1, नीचे हो जाएगा x + 5। अब बोला इनके अंकों का योग, योग का मतलब होता है बाबू जोड़। क्या होता है? जोड़। बोला अंकों का योग कितना है? बोला 1/3 है, तो हम भी लिख देंगे बराबर 1/3। तो यही तो बात समझने में बच्चों को दिक्कत होती है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे भी एक थोड़ा सा आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा कि सर यहाँ तो बटे में x आ गया, क्या करेंगे? तो बेटा भिन्न का जोड़ नहीं आता है, टेंशन नहीं है। क्या करना है? ये इधर गुना हो जाएगा, ये उधर, फिर नीचे दोनों आपस में गुना हो जाएगा। तो x + 5 को 1 से गुना करोगे तो x + 5 रहेगा। क्या? क्योंकि 1 से गुना करने पे कोई दिक्कत नहीं।
बीच में जोड़ है, जोड़ का चिन्ह दिए। x माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे, x माइनस 3 रहेगा। अब बटे में ये दोनों आपस में गुना होगा, तो अभी पहले लिख लो कि सर x माइनस 3 को x प्लस 5 से गुना करना है, और बराबर कितना है 1/3, है या ना, लिख दिए। अब यहां देखो 1x और 1x ये दोनों प्लस में है तो जुड़ गया 2x। अब 5 में से 3 घट गया तो 2 बच गया। अब बटे में देखिए गुना, ये गुना कैसे होगा, पहले ये दोनों से गुना होगा, फिर ये वाला टर्म भी दोनों से गुना होगा, है ना। तो x को x से गुना करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x को प्लस 5 से गुना करेंगे, प्लस 5x हो जाएगा। तो ये वाला दोनों से गुना हो गया। अब इसकी बारी है, माइनस 3 को x से गुना करोगे, माइनस 3x होगा, फिर माइनस 3 को प्लस 5 से गुना करोगे, माइनस 15 होगा, और बराबर कितना है बाबू 1/3, हाँ या ना। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। अब तुम ध्यान रखना, ऊपर में कुछ नहीं करना है, अभी ऊपर का जैसा है लिख दो, यहां पे मैं लिख देता हूं। तो क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 2। अब नीचे में आप ध्यान से देखिए x स्क्वायर है, वेरी गुड। अब आप देखोगे तो क्या देखोगे कि सर x वाला दो जगह है, एक प्लस 5x है 3x, तो घटा देंगे हम, फिर अगर एक जैसा है तो क्या करेंगे घटा देंगे, तो प्लस 2x, और बच गया क्या माइनस 15, हाँ या ना, इक्वल टू 1/3। आया समझ में। अब हम क्या करते हैं क्रॉस में गुना, ऐसे करके, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 को 1 से गुना करिएगा तो वही रहेगा, कोई उसमें बदलाव नहीं आएगा। आएगा जी, नहीं आएगा ना। लेकिन अब ये 3 जो है ये दोनों से गुना होगा, तो 3 को 2 से गुना करिएगा 6x, अब प्लस 3 को 2 से गुना करिएगा 6। आप अभी खुद बोले हैं कि सर द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो सब कुछ एक तरफ होगा, इधर जीरो करना होगा, तो उधर जीरो कर लीजिए। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 6x, और प्लस 6 है इधर आएगा माइनस 6 बराबर 0। अब हल करोगे x स्क्वायर, देखिए x दो जगह है, एक माइनस 6x, x प्लस 2x, तो क्या करना है माइनस 6 में x 2 घटाएंगे तो माइनस 4x, और ये दोनों माइनस में है, माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21 बराबर हो गया हमारा 0। अब हमारा समीकरण आ गया। तो अब क्या करेंगे, समीकरण क्या है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। अब इसको फिर हमको हल करना होगा द्विघात सूत्र का प्रयोग करके। तो सबसे पहले ए बी सी निकालना होगा, तो बोलोगे सर ए का वैल्यू कुछ नहीं तो 1, बी का वैल्यू माइनस 4, और सी का वैल्यू माइनस 21। तो उसके बाद हम लोग निकालेंगे डी, बोलोगे सर डी का फॉर्मूला आप ही बताए हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी के जगह क्या है बाबू माइनस 4, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस 4 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 गुना ए गुना सी, हाँ या ना। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, डी बराबर हमारा आ रहा है 16। अब माइनस और माइनस गुना हो जाएगा, तो माइनस 2 बार है तो प्लस। अब 21 को 4 से गुना करिएगा, 21 चौके 84, और 84 में 16 जोड़ोगे तो बाबू आ जाएगा 100। डी कितना आ गया 100। अब द्विघाती सूत्र लगा दीजिए। तो आप बोलोगे सर आप तो बताएं द्विघाती सूत्र, क्या बताएं द्विघाती सूत्र, तो बोलोगे सर आप बताए थे द्विघाती सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। देखो मेरे साथ बोलना है, फॉर्मूला याद हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे हम फिर इसका, तो फिर वहां पे फॉर्मूला कुछ थोड़ी ढूंढना होगा। तो चलिए, तो x बराबर माइनस बी, माइनस पहले से फॉर्मूला का, b का मान देख लीजिए वो माइनस में है, तो फिर से ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे। अगर माइनस आ गया तो ब्रैकेट में बंद करके लिखना है, तो यहां पे क्या लिखना होगा -4, फिर प्लस माइनस डी, डी का वैल्यू निकाले हैं ना आप 100, कितना निकाले हैं 100, और बटे में 2a, a का वैल्यू 1 है तो 1 रहेगा। तो आपको पता है सर 2 बार माइनस आया तो +4, और यहां पे आपको रुक जाना है, 100 का स्क्वायर रूट निकलता है, 100 का वर्गमूल निकलता है, तो यहां फिर हमको हल करना पड़ेगा। बोलोगे 100 का वर्गमूल तो सर निकलता है 10 होता है,
तो 10 लिखना पड़ेगा बटे 2। अगर वर्गमूल नहीं निकलता तो यही आंसर होता, लेकिन वर्गमूल निकल गया। चूंकि दोनों संख्या है तो दोनों को हल करना पड़ेगा, एक बार प्लस का चिन्ह लेके और एक बार माइनस का चिन्ह लेके। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब बोलोगे सर पहले प्लस का चिन्ह ले लेते हैं, तो 4 + 10 बटे 2, तो क्या हो जाएगा सर 14 बटे 2, और दुक्का 2 पढ़े हो, 7 दूनी 14, तो x कितना आ जाएगा 7। फिर एक बार माइनस लेंगे तो क्या बोलोगे सर, 4 में से 10 घटाना होगा, मटे 2 करना होगा, तो 10 में से 4 घटाएंगे, -6 बटे 2 होगा, 2 तिया 6, तो आपका आंसर आ जाएगा -3। तो इस तरह से आपके दोनों शून्य आगे, एक आ गया 7 और एक आ गया -3। लेकिन फिर याद रखिएगा, क्या क्या ऐसा हो सकता है किसी व्यक्ति का आयु माइनस में हो? कभी ऐसा सुना कि मेरा बेटा का जन्म -5 साल है, मतलब वो पैदा नहीं हुआ है, 5 साल बाद पैदा होगा, तो माइनस में कभी भी किसी की आयु नहीं हो सकती। इसका मतलब ये वाला आंसर हमारा सही नहीं होगा, हमारा आंसर 7 सही होगा। इसका मतलब वो रहमान की वर्तमान आयु जो है वो 7 वर्ष है। रहमान की वर्तमान आयु जो है वो कितनी वर्ष है, वो 7 वर्ष है। रहमान की वर्तमान आयु जो है वो कितनी वर्ष है बाबू, 7 वर्ष है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है माय डियर, समझ में आया? चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। और हम आपसे यही चाहते हैं, हम आपसे बस इतना ही चाहते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है हमारा वीडियो, अगर हमारे मैथ समझ में आते हैं तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों में, भाइयों में, बहनों में, है ना। इसके लिए हम आपका आभारी रहेंगे। ठीक है, अभी तो हमारा सब्जेक्टिव चल रहा है। मैंने कहा है कि जैसे मैंने आपसे वादा किया है कि ऑब्जेक्टिव सेशन भी आएगा, तो अभी 20 लेक्चर हमारा सब्जेक्टिव का हो जाने दीजिए, फिर ऑब्जेक्टिव आएगा, फिर हम धमाल मचाएंगे, है कि नहीं है? तो प्लीज़, है ना, तब तक हम आपसे सहयोग की उम्मीद रखते हैं। चलिए, तो आज हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल हैं। अब एक बात याद रखिएगा, जब भी मूल बराबर होगा तो d बराबर 0 होता है। क्या होता है? मूल बराबर कब होगा? थोड़ा मूल बराबर तभी होगा जब d बराबर 0 होगा। मूल बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि d = 0। तो इसी फार्मूले पे यहाँ हिसाब बनेगा, मूल बराबर है मतलब d = 0। हाँ या ना? तो चलिए पहले प्रश्न को हम लोग हल करते हैं, और यह भी इंपॉर्टेंट में लगा लो भाई, है ना, कि ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, सब्जेक्टिव में भी आएगा, यह बात लिख लीजिए आप कहीं पे। और हम जो कह रहे हैं वो मजाक नहीं कर रहे हैं आपसे, है ना। आप एग्जाम देने जब जाओगे तो फिर मेरी याद बहुत आएगी तुम्हें। ठीक है, चलो, तो क्या प्रश्न है देख लो भाई। 2x² + kx + 3 बराबर 0। तो सबसे पहला काम हमको ABC ढूंढना होगा। क्या ढूंढना होगा? ABC। तो A का वैल्यू कितना है? 2 है, B का वैल्यू कितना है? K है, और C का वैल्यू कितना है? 3 है। तो आप बोले कि सर मूल बराबर है। क्या बराबर है? प्रश्न बोला है कि देखो बाबू मूल बराबर है, तो मूल जब बराबर होगा तो हमने पढ़ाया है आपको d बराबर 0 होगा। मूल बराबर है तो बोलेंगे सर d = 0। ये लिखना है, क्या करना है? लिखना है। तो अब d का फॉर्मूला याद करो। सर आप ही तो पढ़ाएं d का फॉर्मूला, b² - 4ac। अब बराबर क्या होगा? 0। b का वैल्यू क्या है बाबू? k। तो क्या हो जाएगा? k का स्क्वायर -4 गुना a की जगह 2 और c की जगह 3 बराबर 0। तो k का स्क्वायर मतलब k² होगा, 4 दूनी 8 तिया 24 बराबर कितना हो गया? 0। हुआ नहीं हुआ? अब -24 है, इस पार आएगा तो k² बराबर क्या हो जाएगा बाबू? +24। और आप सबको याद होना चाहिए, जब भी इधर स्क्वायर होगा इस साइड आएगा तो 2 चिन्ह के साथ आता है, प्लस माइनस दोनों के साथ 24। और 24 का फैक्टर करोगे तो 2 दूनी 4, है ना, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो 2 दूनी 4, 2 कॉमन हो जाएगा तो +-2 और अंदर में बच जाएगा 6। क्यों? क्योंकि 6 चौके 24, 4 का वर्गमूल 2, 6 बच गया अंदर में। तो ये तुम्हारा हो गया आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है। अगर कोई डाउट हो
तो प्लीज मुझे जरूर बताएं, मैं अगेन समझा दूंगा। ओके, चलिए इसी तरह एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला प्रश्न, इसमें आप क्या देखोगे कि सर यहाँ तो समीकरण बना हुआ नहीं है, तो पहले समीकरण के रूप में बना लेना है। इसका मतलब ये ब्रैकेट है तो गुना होगा, तो इसको जब हल करोगे आप बाबू तो kx को x से गुना करोगे तो kx का स्क्वायर, फिर kx को -2 से गुना करोगे तो -2k पर x और +6 बराबर 0 होगा। हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा बताना? बिल्कुल होगा। अब आप यहां से a b c निकाल लो, तो बोलोगे सर a का वैल्यू तो k है ना? देखो कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर को छोड़कर जो भी है वो a है, x को छोड़कर जो भी है वो b है, तो b की जगह यहां देखो x को छोड़ दो तो क्या बच रहा है सर? यहां तो माइनस खाली 2 नहीं है, 2 के साथ k भी है, तो उसको भी लिखना जरूरी है, अगर आप छोड़ दिए तो गलत हो जाएगा। और c तो आपको दिख रहा है एकदम बिल्कुल खुला आंखों से 6, तो फिर से क्या लिखेंगे सर? मूल बराबर है, क्या है बराबर? बोलो फिर से, मूल बराबर है, क्या है बाबू? तो मूल बराबर होगा तो क्या होगा डियर? d इक्वल टू 0। और आप सबको पता है कि d इक्वल टू जब 0 होता है तो b स्क्वायर माइनस 4 इसी d का फार्मूला होता है, वो बराबर क्या होगा? 0 होगा। b का वैल्यू कितना है बोलोगे सर? लिखें तो आप ही है -2k, तो -2k का स्क्वायर, -4, a का वैल्यू कितना? k है सर, c का वैल्यू कितना? 6 है सर, बराबर 0। 2 का स्क्वायर कितना होगा बता दे जाना? 4, और माइनस में जब भी स्क्वायर होगा प्लस हो जाएगा। ओके, अब ये देखो गुना हो जाएगा, या छोड़ दो इसको ऐसे रहने दो, 4k गुना 6 इक्वल टू 0। अब ये दोनों में कॉमन सोचो, क्योंकि स्क्वायर आ गया तो कॉमन सोचेंगे। यहां भी 4, यहां भी k, यहां भी 4, यहां भी k, तो 4 और k कॉमन हो जाएगा, तो इसका 1 k बच जाएगा और माइनस बच जाएगा 6 बराबर 0, है ना? अब बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करोगे, एक बार लिखोगे 4k बराबर 0, तो k बराबर हो जाएगा 0/4, और 0 को दुनिया में किसी भी नंबर से भाग करोगे 0 आएगा, है ना? और दूसरा क्या आ जाएगा सर? k माइनस 6 बराबर 0, तो बोलोगे सर k बराबर कितना? 6, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो k इक्वल टू 0 या 6, ये दोनों ही आंसर सही है। तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ एपी लेकर आएंगे, अर्थात समांतर श्रेणी का अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया। तब तक आप लोग इन सारे वीडियोस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को एक नए आयाम तक पहुंचाइए। ठीक है, धन्यवाद।